कैन यू हेयर मी नाउ बेटे? ओके बेटे, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ऑरल सारा कवर करवा दिया था। ऑरल रूट के सारे हमने फिनिश कर लिए थे, ठीक है। और अब आज हम सबलिंगुअल ये सारा कुछ भी कवर कर गए थे। अब हम शुरू करेंगे पेरेंट्रल रूट्स। पेरेंट्रल रूट्स जो हैं, इसके अंदर हमारे पास ढेर सारी, एक तो डायरेक्ट डिलीवरी सिस्टम है या डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ ड्रग है इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन विदाउट इंटेस्टिनल म्यूकोजा। डिफरेंट जो हमारे पास पेरेंट्रल रूट्स यहाँ पे आ जाते हैं, वी हैव इंट्राडर्मल रूट, वी हैव सबकुटेनियस रूट, वी हैव इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावीनस, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्राथीकल, इंट्रापेरिटोनियल एंड इंट्रा आर्टिकुलर, जो कि साइनोवियल फ्लूइड में लगाया जाता है, ठीक है। पहले हमारे पास जो भी ऑरल रूट था वो फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड नहीं करता था, अनलेस हम उसे बकल कैविटी में रखें या सबलिंगुअली जो है वो यूज करें रूट को। लेकिन पेरेंट्रल रूट्स में हमारे पास ढेर सारी ऑप्शंस आ जाती हैं और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द केमिकल वी चूज डिफरेंट रूट्स। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेरेंट्रल रूट में, हमारे पास यहाँ पर इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल, जरा एक पिक्चर देखो जहाँ पे तुम लोगों को नजर आ रहा है, ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द इंजेक्टिंग, सो यू नो कि सब हमने जब रखना हो, हमने अगर इंट्राडर्मल लगाना है, हमने अगर सबकुटेनियस लगाना है, आईवी लगाना है, तो हमें नीडल का एंगल, इंजेक्शन की नीडल का एंगल क्या रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंट्राडर्मल, ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्टली इनटू द स्किन। सबकुटेनियस क्या है? सबकुटेनियस टिश्यूज के जरिए ड्रग एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर। इंट्रामस्कुलर, ड्रग इंजेक्टेड इनटू द skeletal muscle. Then we have intravascular, which is placing the direct directly into the bloodstream. अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। इसमें हम क्या चीज बता रहे हैं उसको मैं सबसे पहले तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब है, फर्स्ट का मतलब पहला, पास का मतलब रास्ता, यानी मेटाबॉलिज्म का पहला रास्ता, किसी भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म का पहला रास्ता। जब भी हम कोई ड्रग ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं उसने लिवर से गुजरना होता है, और जब वो लिवर में जाती है वहां पर हमारे पास एक एंजाइम सिस्टम मौजूद है। ये एंजाइम सिस्टम क्या करता है? ड्रग की मेटाबॉलिज्म करवाता है। और मैंने बताया था कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज गुड इन अ वे कि अगर कोई ड्रग हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के जरिए वो क्या होगी? वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी ड्रग को हम प्रो ड्रग कहते हैं। फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये भी इंश्योर करता है कि हमारे पास कितनी ड्रग बायो अवेलेबल होगी। अगर मैंने एमजी ड्रग के खाए हैं और एडमिनिस्टर करने के बाद उसमें से 30 mg एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो ब्रेक डाउन कर गई है ड्रग, यानी कि 30 mg जाया हो गए और 70 mg ड्रग अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। और वो 70 mg ड्रग जब ब्लड में एंटर होगी तो हम कहेंगे कि इस ड्रग की एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने लगी हूँ, बायो अवेलेबिलिटी। हम कहेंगे इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 70% है, परसेंटेज में हम उसको लेकर आते हैं। यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग की एक्सक्रीशन करवाती है बॉडी से, क्योंकि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, यूरिन वाटर सॉल्युबल होता है। जो ड्रग अगर लिपिड सॉल्युबल होंगी तो लाइक डिसॉल्व, लाइक के रूल के तहत ड्रग यूरिन के थ्रू बॉडी से नहीं निकल सकती। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ड्रग को क्या करवाएं, हम ड्रग को लिपोफिलिसिटी या उसकी लिपोफिलिक फॉर्म से कन्वर्ट करें हाइड्रोफिलिक फॉर्म के अंदर। जब वो हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी तो वो बहुत आसानी से बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी इनटू द यूरिन एंड वी विल गेट रिड ऑफ इट। अगर कोई ड्रग अपनी प्रो ड्रग फॉर्म में है, इनएक्टिव है, तो क्या होगा? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के जरिए वो अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी और बॉडी में अपना इफेक्ट शो करेगी।
तो यहाँ पे जैसे मेंशन है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन द गट वॉल और पोर्टल सर्कुलेशन बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होगी तो हम कहेंगे ये बायो अवेलेबल है, और उससे पहले जो ड्रग का रूट है, जो वो पोर्टल सर्कुलेशन में जा रही है, जिसके जरिए जहां पर उसकी जो है वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म हो रही है, वो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ऑरल ड्रग के अंदर। इसलिए ऑरल ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी पेरेंट्रल ड्रग्स की निस्बत कम होती है, क्योंकि जब हम कोई ड्रग पेरेंट्रल रूट के जरिए एडमिनिस्टर करते हैं तो वो लिवर को बाईपास करती है, स्पेशली आईवी के अंदर। एक क्वेश्चन या एक चीज हमेशा याद रखना कि बायो अवेलेबिलिटी को हम एफ के सिंबल से डिनोट करते हैं, एफ, ओके, एफ फॉर फैन। एफ के सिंबल से हम डिनोट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, और हम कहते हैं कि आईवी रूट के जरिए अगर किसी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी होगी तो वो 100% होगी, क्योंकि अगर कोई ड्रग डायरेक्टली ब्लड के अंदर जा रही है, इसका मतलब है वो ड्रग 100% बायोअवेलेबल हो रही है, वो कोई लिवर के जरिए नहीं जा रही, कोई जाया नहीं हो रही, अपना डायरेक्ट इफेक्ट शो कर रही है। इसलिए आईवी रूट इमरजेंसी रूट भी है, गुड रूट है फॉर क्विक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, और इसका नुकसान भी ये है कि एडवर्स इफेक्ट जब स्टार्ट हो जाए और अगर टाइमली एक्शन ना लिया जाए तो हम उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। इस स्लाइड में हमारे पास 3-4 चीजें तुम्हें नजर आ रही होंगी, लो बायोअवेलेबिलिटी, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अभी हम जिस तरह लेक्चर में आगे जाएंगे और जब मैं रूट्स का जिक्र करूंगी तो मैं इन्हें भी एक्सप्लेन करूंगी कि इससे हमारा क्या मतलब है। यहाँ पर देखो अगली एक मैंने चेंज की है स्लाइड, जिसके अंदर आ रहा है कि ड्रग एडमिनिस्टर्ड आईवी एंटर डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। वही बात जो हमने की कि जब भी कोई ड्रग आईवी रूट के जरिए जाएगी वो डायरेक्टली ब्लड में शामिल हो जाएगी और ब्लड उसको बहुत आसानी से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है। लेकिन जब हम ड्रग्स को ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं तो दे आर फर्स्ट एक्सपोज टू द लिवर। फर्स्ट पास इफेक्ट का एक नाम और याद रखो, प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन यानी सिस्टमिक जो हमारा है रूट जो है, या सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है उसमें दाखिल होने से पहले ड्रग का जाया होना, इसलिए हम कहते हैं प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन। तो drugs administered orally are first exposed to the liver and may be extensively metabolized before reaching the rest of the body. This is called first pass metabolism, and first pass metabolism can occur with orally administered drug. आईवी में इसका कोई रोल नहीं है, तो लीवर के जरिए वो जनरल सर्कुलेशन में जाएगी, जीआई ट्रैक्ट के सारी डायग्राम तुम्हें सेल्फ एविडेंट है, जो तुम्हें एक्सप्लेन करी है कि कैसे ये इफेक्ट हमारे पास चलेगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पर पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है। पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर बायोअवेलेबिलिटी क्या है उसकी। काइंडली मुझे एक बेटे लेट मी नो कि ऑल ऑफ यू आर हैविंग योर फार्माकोलॉजी बुक्स विद यू, द इनाम दानिश वन जो मैंने बताई थी, आर यू हैविंग इट ऑन यू? इफ यस देन प्लीज लेट मी नो बट बाय टाइपिंग, by commenting. Bete, I'm waiting for your reply. Are you people having your books on you?
ओके ग्रेट बेटे, ग्रेट। मैं चाह रही हूँ कि साथ साथ तुम लोग अपनी बुक्स के ऊपर भी देखो ताकि
आ रही है? सॉरी, इट वाज द कनेक्शन प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई यू वर नॉट एबल टू हेयर मी बेटे. ओके बेटे, थैंक यू. सॉरी बेटे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, लेट्स कंटिन्यू अगेन. अब बेटे पेरेंट्रल रूट में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आईवी रूट के ऊपर, और मैं फोकस करूंगी कि हम ये देखें कि जो इंट्रावीनस पेरेंट्रल रूट की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है हमारे पास वो आईवी रूट है इंट्रावीनस. तो इंट्रावीनस के क्या फायदे हैं और नुकसानात हैं हमारे पास, वी विल हैव अ लुक एट इट. सबसे पहले हम उसके फायदे देखते हैं कि आईवी रूट के क्या फायदे हैं. ड्रग एंटर्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, सो इट इज व्हाट द रूट यूज्ड फॉर इमरजेंसी. जब भी कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है, हम उसको ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन देने के बजाय सबसे पहले आईवी से सिर्फ इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि आईवी रूट जो हमारे पास है वो इमरजेंसी रूट है. उसमें हम फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास करते हैं. डायरेक्टली ड्रग जो है वो ब्लड में जाती है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और अपना इफेक्ट करती है. तो सेकंड, अगर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है तो अपना पूरा इफेक्ट शो करती है. इसका मतलब है बाय दिस वी गेट मैक्सिमम therapeutic effect which is achieved through what? Through the IV route. So maximum therapeutic effect is achieved by using IV route. So the effect is not only maximum, it is rapid as well. And in emergency, we need rapid response from the patient. That's why we go for or opt out for this route. Second है हमारे पास highly irritant drugs which cannot be given by mouth, can be given through it, but require dilution. अब कितने भी हमारे पास ऐसी ड्रग्स जो कि इरिटेंट टू द म्यूकोजा होती हैं, यानी कि व्हेन यू एडमिनिस्टर दो ड्रग, वो जीआईटी की इरिटेशन कॉज करती हैं. यू कैन हैव वॉमिटिंग और नॉजिया. सो उस चीज़ को, वो ड्रग्स जो जीआईटी की म्यूकोजा को जो है वो इरिटेट इफेक्ट उसके ऊपर अपना है, उससे बचने के लिए हम इरिटेंट ड्रग्स को भी आईवी रूट के थ्रू देते हैं, क्योंकि इन दैट केस द ड्रग इज डायरेक्टली एंटरिंग इनटू द ब्लड एंड इट इज हैविंग नो इंटरेक्शन विद द जीआईटी म्यूकोजा एट ऑल. उसके बाद लार्जर डोजेस कैन बी गिवन. इन्फ्यूजन्स वगैरह हम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज डोज हम टैबलेट में नहीं ले सकते, ना कैप्सूल्स में. हमारे पास टैबलेट्स और कैप्सूल्स में एक रेंज आती है डोजेस की. अगर तुम लोग साइजेस कैप्सूल्स के भी देखो तो वो 000 से 5 तक जाते हैं. इसमें हमारे पास हम जो ह्यूमन बींग्स के अंदर यूज करते हैं वो सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ साइज होता है. जो 000, 00 लार्ज साइजेस या स्मॉल साइजेस होते हैं वो वेटनरी मेडिसिन में या रिसर्च पर्पजेस में यूज किए जाते हैं. सो ऑरल जब हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, बट आईवी के जरिए एडमिनिस्टर कर सकते हैं. हम लोग इमरजेंसी में इन्फ्यूजन यूज करते हैं. सो व्हाट इज दैट, 100 ml लगा दी इन्फ्यूजन, किसी को मिप्राजोल लगा दी, मेट्रोनिडाजोल लगा दिया, क्या है, ये सब आईवी इन्फ्यूजन है, वो लार्ज डोजेस है जो मैनेज की जा सकती हैं. फिर बायोअवेलेबिलिटी आईवी रूट के जरिए 100% होगी. वही बात कि हमारे पास, हमें इस बात का कोई डर नहीं होगा, हम जितनी भी ड्रग खा रहे होंगे वो सबकी सब बायोअवेलेबल होगी. यही वजह है कि हम जो है वो डोज, हमेशा तुम देखोगे कि एक ही ड्रग अगर होगी, लेकिन अगर हम उसको आईवी रूट के जरिए लेंगे उसकी डोज चेंज होगी, ऑरल के जरिए लेंगे चेंज होगी. क्यों? वही ड्रग है, इसलिए कि हमें पता है कि ऑरल के जरिए में इसने लिवर के थ्रू जाना है और फर्स्ट पास इफेक्ट होना ही होना है. लेकिन जब ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएगी तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा और ड्रग अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगी. तो ये हमारे पास इसके 5 मेरिट्स हो गए. तो हमारे पास इसके डी मेरिट्स क्या होंगे? ड्रग वंस एडमिनिस्टर्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक. एक दफा ब्लड के अंदर शामिल हो गई, ठीक है, अब इसका मतलब है इट्स गॉन, यू कैन नॉट हैव इट बैक.
ये अब अपना इफेक्ट करेगी, इसलिए आईवी डोज देते हुए सबसे ज्यादा एहतियात की जाती है, उसको ज्यादा कीन तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका के थेराप्यूटिक विंडो बहुत स्मॉल होती है, यानी कि उनकी इफेक्टिव डोज और उनकी टॉक्सिक डोज के दरमियान बहुत कम फासला होता है। यानी अगर वो अपना इफेक्ट शो करती हैं 10 mg पे, तो अपना साइड इफेक्ट शो कर रही हैं या अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रही हैं 15 mg पे। तो 15 माइनस 10 5 mg, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, इसका मतलब है थेराप्यूटिक विंडो बहुत स्मॉल है। जरा सी हमने डोज 14 के पास लेके गए, 14.5 के पास, हमें डर होगा कि अब ये अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सके। वो ड्रग्स जिनकी थेराप्यूटिक विंडो बहुत स्मॉल होती है, आईवी रूट के जरिए उनको देते हुए और ख्याल किया जाता है। हेपरिन हो गई, जैसे थियोफाइलिन हो गई, ये सब की सब एपिलेप्टिक ड्रग्स हो गई, ये सब की सब नैरो थेराप्यूटिक जो है वो विंडो ड्रग्स हैं। अब हम उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हाईली इरिटेंट ड्रग्स कैन प्रोड्यूस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। Thrombophlebitis, you know that phlebitis, wherever the tuss word is there, it's mean inflammation, it's mean inflammation of the phlebion. जब भी हाईली इरिटेंट ड्रग्स को हम आईवी रूट के जरिए देंगे तो यू हैव मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सपीरियंस्ड कि जब पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाती है और हाईली इरिटेंट ड्रग, तो पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये इसका एक डीमेरिट है। फिर डिफेक्टिव टेक्निक कैन लीड टू पेन एंड इन्फ्लेमेशन। अगर जो बंदा एडमिनिस्टर करवा रहा है पेरेंट्रल रूट या आईवी रूट के जरिए स्पेसिफिकली, उसकी जो टेक्निक है वो जो है वो स्किलफुल नहीं है। अभी उसको बिल्कुल नहीं पता कि मैंने पेरेंट्रल में क्या एंगल रखना है कि ये सबकुटेनियस हो जाएगा, ये इंट्राडर्मल हो जाएगा, सब कट लग रही है, कैसे लग रही है, अगर उसको ये पता ही नहीं है, वो भी उसकी एक्सपर्टीज इतनी रिफाइंड नहीं है, स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो पेशेंट इन्फ्लेमेशन और पेन को एक्सपीरियंस करेगा। रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्किल, इसका मतलब यह है कि अगर एक बंदे के पास स्किल नहीं है, वो खुद को खुद तो इंजेक्शन लगा नहीं सकता। इट मीन्स समबडी विद द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एंड स्किल शुड बी देयर टू एडमिनिस्टर द ड्रग। देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स ऑब्वियसली अगर फायदे ज्यादा हैं तो अगेन अगर डिफेक्टिव टेक्निक है, अगर डोज ठीक तरीके से कैलकुलेट नहीं हुई या लार्ज अमाउंट ऑफ डोज दे दी है किसी नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग की, तो हमारे पास साइड इफेक्ट के मार्जिन भी बढ़ जाएंगे। नॉट सुटेबल फॉर ऑयली सॉल्यूशंस एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जितनी भी सोल्यूशन और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं उनको डायरेक्टली ब्लड में नहीं लगा सकते। ब्लड प्लाज्मा है, इट इज वाटर इफ देयर, ऑब्वियसली लाइक डिसॉल्व लाइफ की टेक्निक है, तो हम इसको इस रूट के जरिए देने से अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पर मैंने तुम लोगों को आईवी रूट क्लियर करवा दिया है। ये जो स्लाइड सामने तुम लोगों के लगी हुई है, इसके अंदर भी यही सारी बातें दी गई हैं। इसमें एक पॉइंट तुम्हें नजर आ रहा होगा स्टरलाइजेशन का। स्टरलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम माइक्रोब्स वो जो होते हैं क्या, जो कि बीमारियां कॉज करते हैं, वो और उनके स्पोर्स को किलिंग प्रोसेस होता है, उसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। इसकी काफ़ी टाइप्स हैं, गैशियस स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन, फिजिकल स्टरलाइजेशन। डिपेंडिंग अपॉन द इक्विपमेंट एंड रिक्वायरमेंट वी यूज द एप्रोप्रिएट स्टरलाइजेशन। जैसे तुम लोग गॉज रोल वगैरह स्टरलाइज करते होगे यूज करने के लिए, ओटी में अगर किसी ने काम किया है, हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। तो जितनी भी इंजेक्टेबल्स होती हैं उनको हमेशा स्टरलाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्ट बॉडी के साथ कांटेक्ट होती हैं, डायरेक्टली उसने ब्लड में जाना होता है, इसलिए इंजेक्टेबल आइटम्स महंगी होती हैं एज कंपेयर टू द ऑरल आइटम्स विच आर easy to administer because no expertise are required in oral administration and which are cheap as well and which also do not require sterilization. यहाँ पर पेरेंट्रल रूट के अंदर मैंने आईवी रूट को भी क्लियर किया है। पेरेंट्रल रूट के अंदर हमारे पास आईवी रूट आता है, सो आईवी रूट को मैंने कवर किया है। काइंडली यहाँ पर जो पहले हम लोगों ने जो स्लाइड तुम्हारे सामने बेटे इस वक्त आ रही है, उसमें ओवरऑल पेरेंट्रल रूट का हम डिस्कस, पहले मैंने बताया कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी हाई होगी, रैपिड एक्शन है, इमरजेंसी है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं है, और ये वॉमिटिंग या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो पेरेंट्रल हम के लिए हम जाते हैं। इरिटेंट या बैड टेस्ट ऑफ ड्रग है वो अवॉइड होता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन इसके अंदर कोई नहीं है। फूड ड्रग इंटरेक्शन कोई नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, प्रोडक्ट जो है वो जीआईटी में नहीं जा रही है। और डिसएडवांटेजेस हमारे पास सारे मैंने बता दिया। एनाफिलेक्टिक शॉक इज देयर, स्किल्स चाहिए,
और नॉर्मली वाइल्स या एम्प्यूल्स यूज करते हैं हम इसके लिए। ये जैसे नेक्स्ट तुम लोग स्लाइड में देख रहे हो जिसमें एम्प्यूल हमारे पास आया हुआ है, आईवी इन्फ्यूजन, वाइल्स वगैरह, या हम कोई कैथेटर वगैरह यूज कर रहे हैं। फिर आगे इंजेक्टेबल आइटम्स को बेटे आई विल इंजेक्टेबल्स आइटम्स को बेटे प्लांट लगे हुए होते हैं। हम ऐसे जो तुम्हारे पास एक एम्प्यूल आता है या वाइल आता है, तुम्हें उसको स्टरलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी स्टरलाइज आते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे होते हैं, वहाँ पर आईवी यूनिट्स या आईवी प्लांट्स बिल्कुल अलहदा होते हैं। और हमेशा हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से लेकर ड्रग को बनाने से लेकर ड्रग की फाइनल पैकेजिंग तक उसको स्टरलाइज किया जाता है। हमारे पास गैमा रेज यूज की जाती हैं स्टरलाइज करने के लिए। सबसे पहले तो जब भी बन जाती है, फॉर्मुलेशन बन जाती है, उसको फाइनली जब एम्प्यूल में पैक कर दिया जाता है, तो उस वक्त भी उसको रेज से स्टरलाइज किया जाता है, जो कि उसमें मौजूद जो भी माइक्रोब्स या कोई भी ऐसी चीज होती है उससे गेट रिड करने के काम आती है। हमारे पास स्टरलाइजेशन की बहुत सी टाइप्स है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, मॉइस्ट में कम होता है। ऑटोक्लेव है हमारे पास, ऑटोक्लेव हमारे पास मॉइस्ट हीट में आती है। ठीक है, आगे बेटे, ओके बेटे, यू गॉट इट। आगे इंट्रावीनस रूट है, जिसमें हमारे पास इंट्रावीनस रूट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं। ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाई हैं। मैं चाहूंगी कि इंट्रावीनस रूट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तुम लोग इनाम दानिश की बुक से करो, हमारी फार्माकोलॉजी की बुक जहां से मैं प्रिपेयर करवाती हूँ। और अगर अभी तुम लोगों के पास वो किताब है तो आई वुड लाइक कि तुम लोग उसको गो थ्रू करो अभी, और उसको पढ़ के अभी कोई ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है तो मुझसे पूछो। एक स्लाइड तुम्हारे सामने मैंने इंट्रावीनस रूट की रखी हुई है, कोई वो चीज जो उधर रह गई है वो इस स्लाइड में कवर होती है। इसको भी गो थ्रू करो एंड प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है, इसको एक दफा गो थ्रू कर लो। अगर कोई और प्रॉब्लम आस्क मी बेटा। आई एम गिविंग यू लाइक 3 minutes or 5 minutes to the maths. इट्स ऑल राइट बेटे। अगर तुम लोगों ने लेट भी ट्यून इन किया है और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है बेटे तुम लोगों को, तो इट्स ऑल राइट। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे पास मौजूद है। यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ मैसेज एनी टाइम। अगर अभी पढ़ के कोई प्रॉब्लम हो रही है अभी पूछ लो, अगर बाद में कोई क्वेश्चन आता है नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ मैसेज। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। रिकॉर्ड योर मैसेज, डू राइट मी इन एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। या एक काम और हो सकता है, तुम लोग अपने क्वेश्चंस प्लीज एक कॉपी पे नेक्स्ट लेक्चर के लिए लिख लिया करो। हम क्या किया करेंगे, हर लेक्चर के एंड पे 10 मिनट्स रख लिया करेंगे। अगर प्रीवियस तुम्हें लेक्चर्स में से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तुम लोग कुछ पूछना चाह रहे हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी बेटे, नो प्रॉब्लम।
पढ़ लिए, it means you don't have any problem with it. Shall I continue then? मैं बार बार कह रही हूं, मैंने जो ऑथेंटिक बुक दी हुई है याद वहीं से करना है. स्लाइड्स आर देयर फॉर योर लाइक अ गाइडेंस कि तुम लोगों ने उसको किस तरीके से लिखना है, किस तरह करना है. बट बुक्स आर ऑलवेज द बेस्ट सोर्स, जिसके अंदर हमने और फर्दर डिस्क्राइब किया है. ओके ग्रेट बेटे. ओके बेटे, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है इंट्रामस्कुलर रूट. पहले था हमारे पास आईवी, इंट्रावीनस, ये सब पेरेंट्रल रूट चल रहे हैं. अब हम आ गए हैं इंट्रामस्कुलर रूट की तरफ. अब इंट्रामस्कुलर रूट के हमारे पास मेरिट्स क्या है? इट इज ईजियर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन देन आईवी. आईवी के जरिए कौन सी वाली स्लाइड पढ़ा दूं बेटे? मैं पहले हमेशा तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूं, जो उस स्लाइड में लिखा है, जो बुक में लिखा है, वो सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करती हूँ और उसके बाद कहती हूँ कि एक दफा तुम भी पढ़ लो, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है डू आस्क मी. मैं ये कवर कर रही हूँ ऑलरेडी. विच वन ऑफ द इंट्रावीनस वन? ये पूरी स्लाइड कवर कर दूं कि इसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा बेटे? प्रीवियस की फर्स्ट लाइन. ओके, इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस रूट है. एडवांटेजेस: आईवी इज द मोस्ट कॉमन पेरेंट्रल रूट फॉर ड्रग्स दैट आर नॉट एब्जॉर्ब्ड ऑरली. वो ड्रग्स जो ऑरल, एक तो या हम इमरजेंसी रूट है जहां पर हमारे पास किसी ड्रग में हमने इमरजेंसीली किसी ड्रग का इफेक्ट हमें किसी पेशेंट में चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, तब आईवी रूट को यूज करते हैं. या अगर कोई ड्रग हमें प्रॉपर ऑरल एब्जॉर्प्शन शो नहीं करती तो हम उसको डायरेक्ट ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. ठीक है, तो ये आईवी इज द मोस्ट कॉमन पेरेंट्रल रूट. जितने भी पेरेंट्रल रूट हैं उसमें हम सब जो है कॉमनली आईवी रूट को अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ओके, मैं उसको भी कवर करती हूँ. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेटे मैंने पहले भी बताया. आप द यू ज्वाइंड इन लेट, मुझे शुरू से नजर आ रही हो. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में. ओके, आई विल रिपीट इट, नो वरीज. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैंने पहले भी बताया है. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन है. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ड्रग हम ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं तो वो क्या करती है? ओके, कोई बात नहीं. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिसका दूसरा नाम प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन है, जब भी कोई ड्रग ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं वो लिवर के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में जाती है. लिवर में एक एंजाइम फैमिली मौजूद है जो कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म करती है और उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या होती है? ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होती है. ये बहुत सी ऐसी जो जब ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है इसका मतलब है मेन सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होने से पहले ड्रग का कुछ पोर्शन जो है वो कह लो कि तुम जाया हो जाता है. तो हमेशा बायो अवेलेबल वो ड्रग होती है जो मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होती है. यानी कि जब मैं कोई ड्रग ऑरली खाऊंगी तो वो लिवर से गुजरेगी, जरूर मेटाबोलाइज होगी, जरूर लिवर से गुजरेगी. फर्स्ट का मतलब पहला, पास का मतलब रास्ता, मेटाबॉलिज्म का मतलब मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन. यानी कि ऑरल रूट के जरिए ड्रग ने गुजरना ही गुजरना है लिवर से और उसका मेटाबॉलिज्म होना ही होना है. और कुछ ना कुछ ड्रग की अमाउंट वेस्ट होगी. अगर 100 mg खाए हैं, 30 mg किसी ड्रग की मेटाबोलाइज हो गई है और 70 mg जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, तो हम कहते हैं इस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 70 है. ठीक है, तो अगर जब कोई ड्रग डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएगी तो ये उसको अवॉइड करेगी क्योंकि ड्रग लिवर के जरिए गुजर ही नहीं रही. एम आई क्लियर? बाकी अगले पॉइंट बेटे वो क्लियर है? क्लियर है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं. ओके ग्रेट.
इंट्रामस्कुलर रूट पे आ रहे थे हम। लार्ज स्केलेटल मसल्स, डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस, मैक्सिमस, रेक्टस। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी हम जब ऐसे एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग को इन मसल्स के अंदर, तो आईएम रूट में हम एक्चुअली ड्रग को इन मसल्स के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एब्जॉर्प्शन रीजनेबली यूनिफॉर्म होती है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलता है, माइल्ड इरिटेंट्स कैन बी गिवन, फर्स्ट पास अगेन अवॉइड होगा, गैस्ट्रिक फैक्टर्स कैन बी अवॉइडेड। मैं पहले रीड कर रही हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सो अगेन आईवी रूट के जरिए आईएम रूट हमारे पास इजियर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब इसकी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर आईएम के जरिए एब्जॉर्प्शन ड्रग की आईवी रूट से कम होगी लेकिन सबकुटेनियस से ज्यादा होगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज क्विकर देन द सबकुटेनियस रूट, सूटेबल फॉर मॉडरेट वॉल्यूम्स एंड ऑयली ड्रग्स। आईएम के जरिए जब मसल्स में, आईवी में मैंने तुम्हें बताया था कि ऑयली ड्रग्स वगैरह हम एडमिनिस्टर नहीं करते हैं डायरेक्टली उस आईवी रूट के जरिए, लेकिन आईएम के जरिए हम ऑयली ड्रग्स को इंट्रामस्कुलर जो है वो एडमिनिस्टर करवा सकते हैं और मॉडरेट वॉल्यूम्स ड्रग के हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और इसका एब्जॉर्प्शन रेट सबकुटेनियस रूट की निस्बत ज्यादा होता है। डिसएडवांटेजेस में वो जनरली तुम्हें बता रहा है कि यहाँ पर ओनली अप टू 10 ml ऑफ ड्रग इज गिवन, लोकल पेन एंड एब्सेस, हमारे पास ये प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं आईएम के जरिए, एक्सपेंसिव है, अगेन याद रखो इसको भी स्टरलाइजेशन की जरूरत है, और इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो सकता है इससे, डिफेक्टिव टेक्निक यूज कर ली है तो इन्फ्लेमेशन इफ देयर, नर्व डैमेज होने के चांसेस है, लोकल हिमाटोमा कैन अकर इन एंटी कोएगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट। अगर कोई पेशेंट जो है वो किसी एंटी कोएगुलेंट थेरेपी के ऊपर है तो वहां पर इस रूट के जरिए लोकली हिमाटोमा भी फॉर्म हो जाता है। अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा, ये चीज भी जो है वो मॉनिटर की होगी प्रैक्टिस के दौरान। हम जनरली एक और बात कहते हैं कि हाईली हमारे पास हाईली तो नहीं यहाँ पर है कि इनसॉल्युबल ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन बिकॉज दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड। हम इनसॉल्युबल और ऑयली ड्रग्स बिल्कुल भी एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं इंट्राविनस रूट के जरिए, लेकिन हम आईवी इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए ऑयली ड्रग्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल नहीं, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगा। फिर डिफेक्टिव टेक्निक की वजह से नर्व या ब्लड वेसल डैमेज हो सकता है। ये इसके जनरलाइज मेरिट्स या डीमेरिट्स हैं। इसी फॉर्म में तुम लोगों ने बेटे याद करने हैं और इसी फॉर्म में पेपर में है जो पूछे जाते हैं। फिर मैं 1-2 मिनट दे रही हूँ इस स्लाइड को, और अपने बुक में लिखे को जो हमने कवर किया है उसको एक दफ़ा पढ़ लो, फिर मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ एक दफ़ा दोबारा से, और कोई और क्वेश्चन भी तुम्हारा है तो मुझसे पूछ लो प्लीज। यू हैव 2 minutes बेटे, गो थ्रू इट। बेटे सबने पढ़ ली है, सबको क्लियर है? बाकी लोग भी मुझे बताएं बेटे ताकि फर्दर मूव करें हम।
ओके बेटे, आगे स्टार्ट करते हैं हम। ओके बेटे, नेक्स्ट रूट पे चलते हैं। सबकुटेनियस रूट है हमारे पास। आवाज आ रही है ना? ओके बेटे, अब हमने कवर कर लिया पेरेंट्रल रूट के अंदर, हमने आईवी रूट भी कवर कर लिया और इंट्रामस्कुलर भी। अब हम सबकुटेनियस रूट को पढ़ने लगे हैं। सबकुटेनियस रूट के भी कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले हम मेरिट्स का जिक्र करते हैं। एब्जॉर्प्शन इज स्लो और लो, सो द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड। हमेशा याद रखना कि जो चीज अपना इफेक्ट जितनी जल्दी करेगी, हेलो, बेटे कैन यू हेयर मी? प्लीज लेट मी नो। बस by just typing in yes please let me know that you can hear me. ओके बेटे, थैंक यू सहर, थैंक यू सिद्रा। अच्छा बेटे, सबकुटेनियस में एब्जॉर्प्शन इज स्लो सो द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड। जो चीज जितनी आराम आराम से एब्जॉर्ब होगी उसका एक्शन उतना ज्यादा देर के लिए होगा एज कंपेयर टू अनदर ड्रग जो कि अपना इफेक्ट बहुत रैपिडली करेगी। हमारे पास जितनी भी इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं उनका इफेक्ट बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी वो अपना इफेक्ट करके जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। और जो ड्रग्स हमारे पास अपना इफेक्ट स्लोली शो करती हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लॉन्ग होता है। तो सबकुटेनियस रूट का एक ये फायदा है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई किसी ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमारी बॉडी में ज़्यादा देर के लिए रहे तो हम उसको सबकुटेनियस रूट के जरिए एडमिनिस्टर करते हैं तो वो अपना एक्शन ज़्यादा देर के लिए शो करती है। अब सूटेबल फॉर सम इनसॉल्युबल सस्पेंशन, सम याद रखो, सबकी बात नहीं कर रहा, सारी इनसॉल्युबल सस्पेंशन नहीं दे सकते, लेकिन कुछ इनसॉल्युबल सस्पेंशन ऐसी हैं अभी आगे आएंगी, तुम लोगों ने उसके बारे में नहीं सोचना। जिस तरह ड्रग्स आती चली जाएगी मैं बताती चली जाऊंगी, ये आईवी जाती है, ये आईएम जाती है, ये सबकट जाती है। कुछ एग्जांपल्स तुम्हें खुद भी पता होंगी बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इनसॉल्युबल सस्पेंशंस हैं कुछ ड्रग्स की, वो हम सबकुटेनियसली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये इसके फायदे हैं, तो नुकसानात क्या हैं? इरिटेंट ड्रग्स कैन प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन, नेक्रोसिस एंड पेन। टिश्यू नेक्रोसिस इज देयर, पेन होगी, इरिटेंट ड्रग्स, ये सारे इफेक्ट जो हैं इसके साइड इफेक्ट हैं सबकुटेनियस रूट के। तो अब अगर मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करना चाहूँ, पेरेंट्रल रूट के फर्दर जो 3 सब रूट्स हैं, पेरेंट्रल के अंदर जो 3 सब टाइप्स आती हैं जिसमें हमारे पास आईवी है, तो आईवी इज द मोस्ट डिजायरेबल रूट फॉर इमरजेंसी। द एक्शन ऑफ द ड्रग इज क्विक, ओके, द ड्रग हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर एक्शन ऑफ द ड्रग क्विक होगा तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का क्या होगा? शॉर्ट होगा, यानी ज्यादा देर के लिए वो बॉडी में स्टे नहीं करेगी, वो अपना काम करेगी एंड इट विल बी गॉन देन। उसके बाद हम कहते हैं कि हम जो ड्रग्स इरिटेंट इफेक्ट करती हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा के ऊपर, वो हम देते हैं आईवी रूट के जरिए। फिर हम कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा फायदा जो है या सबसे ज्यादा हमारे लिए ये बेनिफिशियल इसलिए है कि बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। जो भी ड्रग जा रही है वो फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड कर रही है और कंप्लीट बायोअवेलेबिलिटी हमें शो कर रही है और मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट हमें मिल रहा है, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जा रही है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी ये हैं कि ड्रग अगर एडमिनिस्टर, एक तो ये किसको एक्सपर्टीज की जरूरत है, स्टरलाइजेशन की जरूरत है, इसका मतलब है ये एक्सपेंसिव होगी ऑरल रूट के जरिए। फिर दूसरी चीज ये अगर डिफेक्टिव टेक्निक होगी तो पेन एंड इन्फ्लेमेशन जो है वो हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, साइड इफेक्ट्स के रिस्क भी बढ़ जाएंगे और ये ऑयली सोल्यूशन और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए भी सूटेबल नहीं होगी। दोनों अभी सारे रूट्स को कंपेयर करी। इसके बरअक्स हमने सबकुटेनियस इंट्रामस्कुलर में पढ़ा कि हम उसमें
ऑयली ड्रग्स को दे सकते हैं, इनसॉल्युबल को नहीं। और सबकुटेनियस में पड़ा कुछ इनसॉल्युबल सस्पेंशंस को हम इसके जरिए एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो तुम लोग देख रहे हो कैसे डिमार्केशन हो रही है, मतलब किस तरह हम उसको देख रहे हैं कि एक चीज अगर उधर नहीं हो रही तो वो दूसरा पेरेंटल रूट है जिसके जरिए हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आईवी की बायोअवेलेबिलिटी या इफेक्ट ऑब्वियसली सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर दोनों से ज्यादा होगा, और इंट्रामस्कुलर का आईवी इंट्रावीनस से कम होगा लेकिन सबकुटेनियस से ज्यादा होगा हमारे पास। अब हमारे पास ये तीनों रूट्स कवर हो गए हैं। अब हम बाकी पेरेंट्रल रूट्स की तरफ जो है वो देखेंगे। तो बाकी पेरेंट्रल रूट्स में बेटे हमारे पास यहाँ पर आ रहा है इंट्रापेरिटोनियल रूट। नाम से तुम्हें पता लग रहा है कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। पेरिटोनियल कैविटी का सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है, तो हम इसको यूज करते हैं कहाँ? हम इसको यूज करते हैं पॉइजनिंग के केसेस में। पॉइजनिंग के केसेस में हम इसको यूज करते हैं। और उसके डीमेरिट्स क्या है? जब बार बार रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है तो पेरिटोनाइटिस यानी हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है पेरिटोनियम की। फिर हमारे पास इंट्राडर्मल रूट है। इंट्राडर्मल रूट अगेन द नेम सजेस्ट कि हम उसको एडमिनिस्टर कहाँ पर कर रहे हैं? डर्मा के अंदर, इनटू द स्किन। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन वगैरह सेंसिटिविटी टेस्ट हम कुछ करते हैं, किसी भी ड्रग का कोई सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो इंट्राडर्मली उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इफ इट गोज वेल देन वी कैरी ऑन। फिर इंट्राथीकल है हमारे पास। इंट्राथीकल अगेन हमारे पास ये स्फीयर जो ब्रेन के इन्फेक्शंस होते हैं ना, वहां पर हम इंट्राथीकल जो है वो इंजेक्शन को यूज करते हैं, जबकि ड्रग जो है वो खुद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो बैरियर है ना उसको क्रॉस नहीं कर पाती, तो हम इंट्राथीकल रूट को यूज करते हैं। डायरेक्टली हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर खुद ही ड्रग को है एडमिनिस्टर कर देते हैं। मोस्टली मेनिंजाइटिस के केसेस में ऐसा होता है। मेनिंजाइटिस में हम इस रूट को फॉलो करते हैं जो कि मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन होती है। डीमेरिट्स में अगेन है डिफेक्टिव टेक्निक में रिजल्ट इन डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। फिर हमारे पास इंट्रा आर्टीरियल, यहाँ पर इंट्राडर्मल हो गया, इंट्राथीकल हो गया बेटे। फिर हमारे पास इंट्रा आर्टीरियल रूट भी है। इंट्रा आर्टीरियल रूट में हम कहते हैं कि थ्रू दिस रूट ड्रग इज इंजेक्टेड इन पर्टिकुलर आर्टरी टू लोकलाइज द इफेक्ट ऑफ ड्रग इन एन ऑर्गन और टिश्यू। जैसे इंट्रा हमारे पास वीनस रूट था, ये इंट्रा आर्टीरियल के लोकलाइज टिश्यू में अगर हमने किसी ड्रग का इफेक्ट करना है तो वहां की जो पर्टिकुलर आर्टरी होगी, जैसे हमारी मेन आर्टरी एओर्टा है जो हार्ट को सप्लाई करी है ब्लड, तो हम कहते हैं वहां की जो पर्टिकुलर मेन आर्टरी होगी उसमें डायरेक्टली ड्रग को हम एडमिनिस्टर करवा लें। ये मैंने आप देखा है लास्ट लाइन ऑफ सबकुटेनियस रूट। लास्ट लाइन डेपो प्रेपरेशन कैन बी इंजेक्टेड। डेपो, और जिसमें डेपो प्रेपरेशन क्या होती है सबकुटेनियस में? डेपो का भी एक इफेक्ट जेन में तुम लोग रख लो। डेपो का मतलब ये है जैसे ड्रग जाके स्टोर हो जाती है और टाइम टू टाइम ब्लड में रिलीज होती रहती है और यूं हमें रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती और ड्रग अपना इफेक्ट शो करती है। मसलन जब हम आईवी कोई ड्रग लगाते हैं ब्लड के अंदर, वो अपना इफेक्ट शो करती है और चली जाती है। जो डेपो इंजेक्शन होता है वो वक्फे के हिसाब से थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल से ड्रग को रिलीज करता है सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर, और यू ड्रग ज्यादा देर के लिए अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है सस्टेन कर पाती है। एम आई क्लियर बेटे? नाउ Sidra, is it okay or something else is bothering you as well, bete? ओके, थैंक यू बेटे। उसके बाद है हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलर रूट भी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स हैं या स्टेरॉइड्स हैं, वो डायरेक्टली जो है आर्टिकुलर क्या इन्फ्लेम जो जॉइंट्स होती हैं, यानी हम उसके अंदर इसको इंजेक्ट कर देते हैं ताकि कोई भी ड्रग जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटे? ओके बेटे, अब नेक्स्ट की तरफ मैं आ रही हूँ। ट्रांसडर्मल, नेम सजेस्ट कर रहा है डर्मल, ट्रांसडर्मल। ओके, दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
achieve systemic effects by application of drugs to the skin, usually via transdermal medicated adhesive patch. निकोटीन पैचेस का सुना होगा तुम लोगों ने, लगाए जाते हैं स्मोकिंग सेसेशन के अंदर, जिनको आदत होती है, ताकि वो निकोटीन की उनकी डिमांड पूरी होती रहे, एंड दैट एड्स इनटू द सेसेशन ऑफ दैट हैबिट. ई सिगरेट्स भी अब मार्केट पे मौजूद है, वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, वो मैं आगे उसका भी जिक्र करूंगी. अभी जस्ट खाली ट्रांसडर्मल पे रहो कि हम अप्लाई करते हैं ड्रग्स को स्किन के ऊपर, और एडहेसिव पैचेस होते हैं, उसके जरिए डेपोनेट पैचेस भी तुम लोगों ने सुने होंगे, वो भी आगे जिक्र आएगा. The rate of absorption can vary markedly depending on the physical characteristics of the drug, lipid soluble and skin at the site of application. Slow effect हमें इससे मिलता है, ठीक है. Yes, exactly बेटे, like deponate patch used for cardiac patient, you are 100% right. ट्रांसडर्मली उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है. 12 आवर्स के लिए हम उसको वेयर करते हैं, 12 आवर्स के लिए हम उसको रिमूव कर देते हैं डेपोनेट पैचेस को. वो इस वजह से होती है ताकि ड्रग के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप ना हो जाए, ठीक है. सो अब यहाँ पर स्लो इफेक्ट है हमारे पास, प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन है, यानी कि जाहिर बात है जब ज्यादा देर के लिए ड्रग अब मौजूद रही है तो वो हमें बार बार एडमिनिस्टर करने की जरूरत नहीं है, उसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा. दिस रूट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर द सस्टेन डिलीवरी ऑफ ड्रग. सस्टेन का मतलब यानी कि हम मुकम्मल तौर पर चाह रहे हैं कि ड्रग डिलीवर हो, तो हम सस्टेन डिलीवरी के लिए ट्रांसडर्मल रूट को यूज करते हैं, सच एज द एंटी एंजाइनल ड्रग नाइट्रोग्लिसरीन, द एंटी एमेटिक स्कोपोलामीन, इसको भी हम यूज करते हैं. द निकोटीन पैचेस, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ये निकोटीन पैचेस के बारे में बता रहा है कि इसकी साइट क्या है, अपर आर्म, चेस्ट, एब्डोमेन, ठीक है. और उसके बाद फर्स्ट पास इफेक्ट इसमें अवॉइड किया जाता है. एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस बाय ऑयली बेस, और ऑक्लूसिव ड्रेसिंग है, रबिंग प्रिपरेशन है. एब्जॉर्प्शन क्यों ऑयली बेस से इंक्रीज हो जाती है बेटे, क्योंकि इसने स्किन के अगेंस्ट गुजरना है. याद है मैंने बताया था बाइलिपिड लेयर होती है, तो जितनी ज्यादा उसकी जो है वो ऑयली उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, वो बहुत आसानी से ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी ट्रांसडर्मल पैच के जरिए. अब ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम है, ये जनरली खाली बताया हुआ है कि ड्रग को हम ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम, इसको तुमने मेमोराइज नहीं करना, ये मैंने सिर्फ उसके पीछे फिलॉसफी या फिनोमिनन क्या है उसके लिए रखा है कि ड्रग्स इन सोल्यूशन आर और बाउंड टू अ पॉलीमर इज हेल्ड इन अ रेजरवायर बिटवीन ऑक्लूसिव बैकिंग, ऑक्लूसिव जो जाके चिपकेगी, बैकिंग उसको एक सपोर्ट होगी, एंड रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन under surface of which is smeared with an adhesive impregnated with priming dose of drug. Adhesive layer protected with films which is peeled off just before application to provide smooth plasma concentration without fluctuation. More convenient, patient compliance is better. यहाँ पर वो तुम्हें ये कह रहा है कि यहाँ पर एक बैकिंग होती है, जैसे तुम लोग एक बैंडेड यूज करते हो. बैंडेड क्या होता है, आगे पीछे एक वो ब्राउन से कलर की बैकिंग होती है जिसके ऊपर उन्होंने वो जो एडहेसिव होती है तुम्हारी, जहाँ भी तुम्हें कट लगा है, कुछ भी लगा है, उधर जाके वो एडहेयर कर जाएगी. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि एक ऑक्लूसिव बैकिंग है जिसके ऊपर ड्रग लगा दी है, पोरस उसकी मेम्ब्रेन है, उसको हमने जब भी उसकी जरूरत होगी जहाँ पे ड्रग एडमिनिस्टर करनी है वो हम उससे डिटैच करेंगे, उसकी फिल्म जो नैरो उसको प्रोटेक्ट करी है उसको जहाँ पर हमने एडमिनिस्टर करवाना है, जहाँ भी राइट आर्म के अंदर जिधर भी हमने उस पैच को रखना है ट्रांसडर्मली, वहां पर उसको स्टिक करेंगे. अब क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद ड्रग जो है वो वहां से रिलीज होकर ब्लड के अंदर ड्रग का इफेक्ट कायम रखेगी. फायदा इसका क्या है, फायदा इसका यह है कि पेशेंट कंप्लायंस है. जब हमने किसी पेशेंट को ड्रग देनी होती है या इंजेक्शन लगाना होता है तो इट डजंट फील गुड टू देम, ठीक है, कि बार बार ड्रग खाने का टाइम आ गया है, या बार बार जी हमें जो है वो दोबारा ये सुई चुभेगी, तकलीफ होगी, ये उन सारी चीज़ों को अवॉइड करता है और बॉडी के अंदर जो है वो सस्टेन रखता है ड्रग के इफेक्ट को, यानी कि हमें यूनिफॉर्म प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसके जरिए प्रोवाइड होती है ट्रांसडर्मल के अंदर. अगेन बेटे मैं तुम लोगों को अब 5 मिनट्स दे रही हूँ, जो मैंने पढ़ाया उसे एक दफ़ा फिर रीड करो, कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क मी, फिर अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे. You have 5 minutes now. बेटे इसका कोई खास टाइम पीरियड नहीं होता, जैसे डेपोनेट पैच को ही ले लो, उसको 12 घंटे के लिए वेयर किया जाता है और फिर अगले 12 घंटे के लिए उतार दिया जाता है.
ठीक है, ड्रग इसमें फॉर दैट टाइम पीरियड रिलीज होती रहती है। अगर किसी ड्रग की हाफ लाइफ 6 घंटे की है, इसका मतलब है 6 घंटे बाद ड्रग की प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी। तो उसको ऐसे डिजाइन किया होता है कि उससे पहले ही ड्रग की कंसेंट्रेशन नीचे नहीं आती और अनदर डोज या अमाउंट जो है ड्रग की वो रिलीज हो जाती है ब्लड के अंदर, ताकि हम उसकी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को मेंटेन रख सकें। एम आई क्लियर बेटे? Okay, bete, all of you, you have 5 minutes now. Please go through it and let me know that everything is clear. Bete, it varies. We cannot say that when one technique can be used for every person. It varies from person to person. ओके बेटे, इफ इट इज क्लियर, मेरी तरफ से क्वेश्चन आ रहा है. आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड इट पीसफुली, अंडरस्टैंड इट एंड देन लेट मी नो योर आंसर्स. हर कोई यहाँ अपने आंसर कोट करेगा और मैं देखूंगी कि तुम लोगों को ये पढ़ने के बाद कितना अच्छा
समझ आया है? यू डोंट हैव ऑप्शंस, वेट फॉर द ऑप्शंस प्लीज। ऑप्शंस के लिए वेट करो। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं वो मैं टाइप करने लगी हूँ। ओके बेटे, स्टेटमेंट के साथ मैंने तुम लोगों को यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए हैं। ये 5 की 5 ऑप्शंस अच्छे से कंसीडर करो। मुझे बताओ कि जो तुम आंसर मुझे कह रहे हो कि वो आंसर ठीक है, वो क्यों ठीक है। खाली मुझे ए बी सी डी करके नहीं बताना, यू हैव टू लेट मी दो द रीजन फॉर इट। टाइप कर लो यहाँ पे, रीजन 3 से 4 अल्फाज से ज्यादा का नहीं है। जिसको जो जवाब लगता है वो यहाँ पे टाइप करे, मैं देखूं कितने रूट समझ आए। यू आर सेइंग एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ प्लीज शो मी दैट इट इज एक्चुअली क्लियर। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स नाउ। टेक योर टाइम, ओके। Please do not Google it. Use your own brain with answer. Okay, Ifra is also saying third one. ठीक है। रीजन के बगैर मैं जवाब एक्सेप्ट नहीं करूंगी बेटे।
बाकियों का भी वेट कर रही हूँ बेटे, टेक योर टाइम, अच्छे से देखो उसको, मुझे बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, रट्टों पे नहीं जाना। जी बेटे, आई एम हेयर। नीलम, आई एम हेयर। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर मेंबर्स एज वेल बेटे। कैन यू हेयर मी बेटे नीलम? थर्ड वाला, बट थर्ड वाला क्यों बेटे, रीजन क्या है? क्यों थर्ड वाली ऑप्शन तुम लोग देख रहे हो? You didn't understand my question. Which question? You are talking about the MCQ, Ronald? Bete, it's just go through it, read the statement, then the options, and then try to attempt it. Even make a wrong choice, it's all right. But that's how we learn. मैंने हाइड्रोफिलिक वाला किया है। यानी कि ऑप्शन बी, राइट? ओके नीलम, ऑप्शन बी। बाकी रेस्ट ऑफ यू, सादिया, आपदा, सिद्रा, कहाँ है जवाब तुम लोगों के बेटे? ऑल ऑफ यू आर ऑनलाइन बट यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। सहर,
ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ये भी कह रहा है कि येट सॉल्युबल इन एक्वस सोल्यूशन। ओके बेटे, एनफ टाइम हो गया, नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट। अब यू हैव टू लिसन टू द स्टेटमेंट। मैं बताऊंगी कौन सा आंसर सही है, वो क्यों सही है, और बाकी आंसर क्यों इसकी राइट ऑप्शन नहीं है। Which of the following types of drugs will have maximum oral bioavailability? यानी कि हमने तुम्हें नीचे 5 ऑप्शंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स बताई हैं और पूछा है कि इनमें से किसकी बायोअवेलेबिलिटी, ऑरल की बात कर रही हूँ, ज़हन में रखना, आई एम नॉट टेकिंग एनी अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑरल। किस ड्रग की ऑरल बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी? अब पहली है ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर कोई ड्रग ज्यादा से ज्यादा लिवर के अंदर जो है वो मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो क्या उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी ऑरल रूट के बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये रॉन्ग आंसर है। ए ऑप्शन हमारे पास निकल गई है, क्योंकि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब है ज्यादा से ज्यादा ड्रग जाया हो रही है। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। बी, हाईली हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। अगर कोई ड्रग सबसे ज्यादा हाइड्रोफिलिक हो जाएगी तो वो किसका बैरियर क्रॉस करेगी? जो लिपिड मेम्ब्रेन है, जो एक सेल की मेम्ब्रेन है, वो लिपिड बाइलेयर है। अगर हाइड्रोफिलिसिटी उसकी इतनी ज्यादा है तो वो किस तरह इजीली क्रॉस करेगी? नो। थर्ड ऑप्शन इज largely hydrophobic yet soluble in aqueous solution. Yes, you are right, this is the right answer. रीजन क्यों है? क्योंकि हाईली हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो हैं उनकी ऑरल बायोअवेलेबिलिटी पोर होती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है, वो उसका आंसर नहीं हो सकता। और बिकॉज they only absorb due to their inability to cross the lipid rich cell membrane. So highly hydrophilic drugs, highly hydrophilic drug वाला ऑप्शन नहीं है। सो बेटे जो तुम हाइड्रोफिलिक वाला जो कह रही थी वो बेटे जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी ऑरल बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर से ज्यादा आसानी से गुजर नहीं सकेगी। सो दैट इज नॉट द राइट ऑप्शन। सो हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास बेटे थर्ड ऑप्शन जो कि राइट ऑप्शन है, हाई हमारे पास क्या है? लार्जली हाइड्रोफोबिक। अगर किसी ड्रग की हाइड्रोफोबिसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है वो लिपोफिलिक है। याद है मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था तुम लोगों से प्रीवियसली कि हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है उसे पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है तो उसकी ऑपोजिट वो लिपोफिलिक होगी। और अगर कोई चीज लिपोफिलिक होगी यानी कि लिपिड से डर लगता है तो उसकी अपोजिट वो हाइड्रोफिलिक होगी। एक वक्त में एक ड्रग जो है वो किसी एक चीज की तरफ अपनी ज्यादा एसोसिएशन शो कर सकती है। तो अगर कोई ऐसी ड्रग्स है जो लार्जली हाइड्रोफोबिक है तो इसका मतलब है वो लार्जली लिपोफिलिक है। अगर लार्जली लिपोफिलिक होगी तो बहुत आसानी से बायलेयर जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू गुजर जाएगी, सेल के अंदर दाखिल हो जाएगी, येट सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट कह रहा है, यानी कि वो हाइड्रोफोबिक है, गुजरने के लिए इज गुड ऑप्शन फॉर अस, और फिर भी उसकी इतनी हाइड्रोफिलिसिटी है कि सेल के अंदर हमारे पास वो जाकर एब्जॉर्ब हो जाए। याद रखो सेल के अंदर तो एनवायरनमेंट फिर हाइड्रोफिलिक है ना, तो इसलिए ड्रग में दोनों एट्रीब्यूट्स का होना बहुत जरूरी है। केमिकली अनस्टेबल कोई ड्रग होगी तो उसकी तो वैसे ही बायोअवेलेबिलिटी लो होगी। उसके बाद ड्रग्स दैट आर पी ग्लाइकोप्रोटीन सबस्ट्रेट्स, ये पी ग्लाइकोप्रोटीन सबस्ट्रेट्स, ये भी आगे जाके मैं तुम्हें डिफरेंट एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म बताऊंगी, उसमें आएगा। ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इसके साथ जाके अटैच करती हैं ड्रग्स और क्या करती हैं। दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। द राइट ऑप्शन इज ड्रग हैविंग हाई लिपोफिलिसिटी एंड व्हाट कंसिडरेबल हाइड्रोफिलिसिटी, यानी गुजरने के लिए उसका हाइड्रोफोबिक होना जरूरी है, एब्जॉर्प्शन के लिए हाइड्रोफिलिसिटी इंपॉर्टेंट है। अबाउट हाइड्रोफिलिक ड्रग एंड लार्जली हाइड्रोफोबिक। बेटे व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क रोनाल्ड, कम अगेन, अबाउट हाइड्रोफिलिक ड्रग एंड लार्जली हाइड्रोफोबिक, व्हाट डू यू वांट टू आस्क बेटे? टाइप योर क्वेश्चन क्लियरली प्लीज। इसलिए सी वॉज द राइट ऑप्शन फॉर द रेस्ट ऑफ यू। वेरी गुड जिन्होंने अटेम्प्ट किया, मुझे और खुशी होती है अगर तुम लोग मुझे रीजन अच्छे तरीके से बताते इसका। तो जी बेटे रोनाल्ड, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। इफ इट्स क्लियर आई विल मूव फॉरवर्ड।
ओके, इट्स क्लियर देन। ओके बेटे, आज अब तक हमने कवर कर लिए रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तुम्हारे पेपर के लिहाज से भी बेटे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू डोंट हैव टू लीव इट एट एनी कॉस्ट। इसके ऊपर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा का सारा तुम लोगों में ने इनाम दानिश में से बेटे इसको याद करना है। आज मैंने दोनों लेक्चर फार्माकोलॉजी के लिए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं दोनों लेक्चर्स जो हैं वो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के लूंगी। आई विल अपलोड द स्लाइड्स हियर एज वेल एंड इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। ठीक है, सो डोंट वरी, इंशाल्लाह आज तुम लोगों को स्लाइड्स भी मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं बेटे टॉपिकल रूट की तरफ। अगला रूट हमारा टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल एप्लीकेशन प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट। जब भी कोई ड्रग टॉपिकली लगाई जाती है, किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर लगाई जाती है, तो वो वहां पर जाके अपना लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। सो प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट टू स्किन लाइक एलर्जी टेस्टिंग, टॉपिकल लोकल एनेस्थीसिया वगैरह। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनहेलेशनल आ जाता है। आई ड्रॉप्स कंजक्टिवाइटिस के लिए जो यूज करते हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना, सुमर्स डिजीज वगैरह। एयर ड्रॉप्स इंट्रानेजल, जो डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रे हम यूज करते हैं। ये डिफरेंट टॉपिकल रूट्स हैं हमारे पास। इन डिफरेंट टॉपिकल रूट्स में हम सबसे पहले इनहेलेशनल की बात करते हैं। इनहेलेशनल रूट में हम तुम लोगों ने देखा होगा कि एस्थमा वगैरह का जो अटैक होता है तो उसमें यूज किए जाते हैं हमारे पास ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए। सो हमारे पास जो ये एरोसोल कंटेनर्स या नेबुलाइजर्स यूज किए जाते हैं, ये लोकली Okay, bete, Ronald, if you didn't attend the previous lecture, I would recommend you not to miss the lectures. But still, you have a problem. You can go through the slides, go through the book, and ask me in the next lecture, bete. No problem at all. I will explain each and everything to you. Okay? अच्छा बेटे, इनहेलेशनल रूट की तरफ हम आ रहे हैं। जो हमारे पास इनहेलर्स वगैरह आते हैं एस्थमेटिक अटैक के अंदर, जब हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो वो लोकली जाके ब्रोंकियोल्स के ऊपर अपना इफेक्ट शो करते हैं, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं होते हैं और हमें ड्रग का डिजायर्ड इफेक्ट मिल जाता है। इसके नॉर्मली साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट जो है वो ड्रग जाती नहीं है ब्लड में, नॉर्मल उस लोकल एरिया पे अपना इफेक्ट शो करती है। और जाहिरी बात है अगर इसकी एब्जॉर्प्शन वैसे नहीं है, बायोअवेलेबिलिटी कम है, तो साइड इफेक्ट्स भी कम है। लेकिन ये रूट्स लोकल एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आइडियल रूट्स हैं। लंग और ब्रोंकाई के ऊपर जैसे अस्थमा में हम इसको यूज करते हैं और ये जनरल एनेस्थीसिया वगैरह में भी यूज किया जाता है। इनहेलेशनल रूट जो होता है, एक दफा जब हम आईवी रूट के जरिए हम एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करवाते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, जनरल एनेस्थीसिया को आईवी के जरिए स्टार्ट किया जाता है, फिर पेशेंट को उस एनेस्थीसिया की कंडीशन में इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स की मदद से मेंटेन किया जाता है। तो ये रूट वहां पर भी आइडियल है, इसको हम वहां पर भी यूज करते हैं। ये नेक्स्ट फॉर्म में तुम्हें डिफरेंट जनरल जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, नेबुलाइजर, एटोमाइजर नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं इस रूट के अंदर। अब इनहेलेशनल हमारे पास रैपिड डिलीवरी प्रोवाइड करती है अक्रॉस द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट and pulmonary epithelium, producing an effect almost as rapid as with the IV injection. This route of administration is used for the drugs that are gases, for example, some anesthetics, or those that can be dispersed in an aerosol containers जो आते हैं। This route is particularly effective and convenient for patients with respiratory complaints such as chronic obstructive pulmonary disease or asthma, because the drug is delivered directly to the site of action and systemic side effects are minimized. Examples of drugs administered via this route include albuterol, corticosteroid, albuterol जो हम यूज करते हैं, और फ्लूटिकासोन जो हम यूज करते हैं। ये सारे इनहेलेशनल के अंदर हमारे पास आते हैं। हमारे पास इसमें मीटर डोज इनहेलर्स भी आते हैं। मीटर डोज इनहेलर्स का फायदा ये होता है कि जब बाजूकात हम किसी उसको पंप को प्रेस करते हैं तो कभी ज्यादा पंप प्रेस किया, कभी कम प्रेस किया, तो कभी ड्रग ज्यादा डिस्पेंस हो जाती है, कभी कम डिस्पेंस हो जाती है। जब हम मीटर डोज इनहेलर्स यूज करते हैं
तो चाहे जैसे भी हम उसकी जो बटन को प्रेस करें, जो उसकी एक्चुएशन असेंबली होती है, एक छोटा सा कंटेनर ऊपर होता है, उतनी ही अमाउंट ड्रग की मेजर्ड होके उस कंटेनर के अंदर स्टोर करती है, और जब भी हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं उतनी ही अमाउंट उसकी जो है वो जाती है। हर बार बटन प्रेस करने पे हमें यूनिफॉर्म डोज ऑफ ड्रग मिलती है, और इन स्पेशल जो इनहेलर्स होते हैं उनको हम मीटर डोज इनहेलर्स एमडीआई कहते हैं। ठीक है, आगे इंट्रानेजल पे हम आ गए हैं। दिस रूट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स डायरेक्टली इनटू द नोज। एजेंट्स इंक्लूड नेजल डीकंजेस्टेंट्स, जैसे कि कोई कंजेशन हो गई है नोज के अंदर तो डीकंजेस्टेंट हम यूज करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम यूज करते हैं। फिर डेस्मोप्रेसिन इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रानेजली इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज insipidus. Diabetes insipidus, you know what happens in diabetes insipidus? Excessive amount of urine is called diabetes insipidus. फिर उसके बाद हमारे पास सैल्मन calcitonin, a peptide hormone used in the treatment of osteoporosis, is also available as a nasal spray. ठीक है, the abused drug cocaine is generally taken by intranasal sniffing. अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, जो एडिक्ट्स होते हैं वो स्निफ करके ड्रग को ले रहे होते हैं, वो कोकेन होती है, वो भी इस तरीके से ली जाती है लोकली, वो अपना इफेक्ट जो है वो शो करती है। तो यहाँ पर हमारे पास इंट्रानेजल रूट भी क्लियर हो गया। प्लीज टेक योर टाइम, अगेन आई एम गिविंग यू लाइक 3 minutes for both of the slides, intranasal and transdermal. Go through it and let me know that it's clear.
बेटे इज इट क्लियर? Is it clear, bete? Shall I move forward then? Okay, great. Okay, bete, most commonly used topical route is skin, oil or ointment for local action, antiseptic cream and lotion, and sunscreen lotion and powders. They are used to be applied on skin for their local and topical action. Then there is mucous membrane as well. Some drugs are applied to the mucous membrane of conjunctiva, nasopharynx, oropharynx, okay, urethra, urinary bladder for local effects, and for ophthalmic effect, drugs are used primarily for their local effect. जैसे कि लिग्नोकेन जेल, जाइलोकेन जेल तुम लोग यूज करते हो टॉपिकली, ठीक है ना? क्या है? लोकल एनेस्थेटिक है ना? तो लोकल एनेस्थेटिक में हम जाइलोकेन जेल और लिग्नोकेन जेल यूज करते हैं. कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन या लोशन डिटॉल वगैरह यूज करते हैं to kill. Can somebody tell me the difference between antiseptic and disinfectant? Anyone? You can write down your answer or type your answer here. What is the difference between antiseptic and disinfectant? बेटे anybody? ओके, लेट मी टेल यू. एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, जब हमने किसी सरफेस को करना होता है माइक्रोब से फ्री, देन द टर्म वो यूज्ड इज डिसइंफेक्टेंट, मींस नॉट यूज्ड ऑन द लिविंग टिश्यू. लेकिन जब हम उसको लिविंग टिश्यू के ऊपर यूज करते हैं लाइक ऑन आवर स्किन, दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक. Am I clear? This is the difference between the antiseptic and disinfectant. Okay, bete, now I have completed the topic routes of drug administration. No, Sahar, there is a difference between disinfectant and antiseptic used on the living tissues and on the surface if the term is disinfectant. It's all right, bete, nice try. That's how we learn new things. यहाँ पर मेरा ये लेक्चर खत्म हो रहा है. मैंने सारे तुम लोगों को रूट्स कवर करवा दिए हैं, ऑरल रूट और उसके अंदर उसकी सब टाइप्स. उसके अलावा हम एंटेरियल रूट जो है, उसके अलावा पेरेंट्रल रूट, उसकी सब टाइप और टॉप थ्रू it all the roots you have to memorize. ये सारे के सारे मैं ये भी आप दूंगी, वो जो मैंने पढ़ा है वो भी अपलोड कर दूंगी. यू कैन गो थ्रू द फाइल. मीनवाइल स्टे होम, स्टे सेफ. अपने काम के अलावा घर से बाहर मत निकलो. और couple of minutes more. कोई और चीज ज़हन में आ रही है तो डू आस्क मी प्लीज बेटे.
गॉड ब्लेस यू टू बेटे, गॉड ब्लेस यू टू. Okay bete, I'm going to end the session. Thank you so much all of you. I'll see you next week, same time. Meanwhile, happy Ramazan, Ramzan Mubarak to all of you who are celebrating. And take care of yourself and your family, bete. Okay, bete. Take care. Allah Hafiz.